राजीव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शो रोज 12, 13, 14, 15 लाख लोग देखते हैं, तो लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं कि आपसे बातचीत की जाए। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। चूंकि आप बिजनेस में रहे हैं पहले, तो पहले तो हम कुछ बातें राजनीति की और फिर कुछ बातें बिजनेस की। पहली बात यह कि प्रधानमंत्री जी आए एनडीए का संसदीय दल का नेता बनने के लिए। उससे पहले वो गए थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, तो जय जगन्नाथ बोलने लगे। अयोध्या हारे, भगवान राम जी को टाटा बाय बाय कर दिया उन्होंने। ये बात ठीक है कि जगन्नाथ जी भी विष्णु जी का एक रूप है, लेकिन ऐसे तो फिर अल्लाह भी राम का रूप है, यीशु, गुरु नानक जी सब एक ही ताकत है। लेकिन कितने तेजी के साथ बदले प्रधानमंत्री। आप उनको लगा था कि वो जय श्री राम टाटा बाय बाय हो जाएगा? आपको उम्मीद थी इसकी राजीव भाई? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी की खासियत है कि वो जब आप उनके किसी काम के नहीं रहते हैं तो वो ऐसा निग्लेक्ट करते हैं, ऐसा अनदेखा करते हैं। आप देखिए स्मृति ईरानी की इधर वो एक बार भी गए नहीं प्रचार करने के लिए। आप इस बात को समझिए। हर्षवर्धन जी जब हेल्थ मिनिस्टर थे कोरोना के टाइम में, और जिस तरीके से फजीयत हुई, मौत पे मौत होनी शुरू हुई, गंगा में लाशें दिखाई दी, तो हर्षवर्धन जी को इस तरीके से नजरअंदाज किया उन्होंने कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो। दिल्ली में सबसे बड़े लीडर थे वो भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो नरेंद्र मोदी के पर्सनालिटी की खासियत है। खट्टर साहब उनके मित्र रहे हैं, ऐसा बोला उन्होंने, और अगले दिन खट्टर साहब की जो है वो विदाई होगी। तो ये कोई नया नहीं है, ये उनके पर्सनालिटी का ट्रेट है। ये हमको इस चीज को समझ जाना, मतलब समझ लेना चाहिए। आप एक बात को समझिए संजय जी, आज जो हुआ ये मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के मैंडेट के साथ में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। ये पूरा का पूरा जो चुनाव हुआ था वो इस बात पे हुआ था कि क्या इस देश को नरेंद्र मोदी चाहिए या नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। ठीक है, यदि ये 272 का आंकड़ा पार करती भाजपा तो अवश्य ये लगता कि नरेंद्र मोदी, ये देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने। पर देश ने मैंडेट दिया एनडीए को, देश ने मैंडेट नरेंद्र मोदी को नहीं। और जिस तरीके से फोर्सफुली ये इन्होंने पहले ही दिन घोषित कर दिया, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर ही हो रहे थे शाम में, कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और उनकी पूरी टीम ने तमाम तरीके की कवायदे शुरू कर दी। तो उससे ये समझ में आ रहा था कि ये जो आदमी कहता था कि मेरा क्या है साहब, मैं झोला लेके कहीं भी निकल जाऊंगा, ये बहुत ही डबल स्टैंडर्ड, दोहरे चरित्र का आदमी है। ये सत्ता का लोभी है, ये सत्ता से दूर नहीं रह सकता। यदि यदि ये इनको सत्ता मोह नहीं रहता तो ये कभी भी उस दिन जो 4 जून को शाम में हुआ, जो इनका स्वागत किया गया और ये सब जबरदस्ती जो फोर्सफुली वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बिना एनडीए के घटक दलों से बातचीत की हुई, मैंडेट तो एनडीए को मिला है, मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को नहीं मिला था। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो इलेक्शन के दौरान हुई चीजें संजय जी, ये बहुत अहम चीज है। इन्होंने जब भी, इन्हें 2 बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, और प्रधानमंत्री की शपथ में क्या कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री ये शपथ लेता हूं कि देश की प्रभुता और अखंडता को, ठीक है, अक्षुण्य रखूंगा, यानी इंटैक्ट रखूंगा। प्रभुता और अखंडता, इसका मतलब सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को मैं इंटैक्ट रखूंगा। अब आपने ना देश के अंदर इस चीज को अक्षुण्य रखा, क्योंकि मणिपुर जल रहा है। आपने कहा देश के अंदर कोई आया नहीं है, हमने देखा गलवान वैली में क्या हुआ, मणिपुर जलता रहा, आप एक बार भी वहां गए नहीं। आप देश के अंदर में चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम करते रहे, और एक धार्मिक वैमनस्य की भावना को आपने जो है एक फैलाने की कोशिश की। एक जहर जहर एक का बीज, जो धार्मिक तनाव का जो बीज रहता है, उस जहर को बोने का प्रयास किया। तो आपने देश के अंदर ना तो इस अखंडता का ध्यान रखा कि प्रभुता और अखंडता मेंटेन रहे, और ना ही आपने देश के बाहर गलवान वैली में जो हुआ आपने देखा, देश की बाउंड्रीज भी नहीं प्रोटेक्ट रही, और आपने देश को सच नहीं बताया। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने ओथ का, अपनी शपथ का पालन नहीं करता है, उस व्यक्ति को हम क्यों और किस लिए एक और बार मौका दें?
ये सवाल हम सभी ने सोचना चाहिए और खासतौर पे संघ ने सोचना चाहिए। देखिए, संघ बात करता है चरित्र की, तो ये तो कोई चरित्र नहीं है। मतलब आप जो है एक तरफ जो है हिंदुत्व की बात कर रहे हो और आप चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी को जो है बढ़ाने की बात करते हो, तो ये चाल चरित्र और चेहरा तो किसी भी तरीके से कोई सत्ता लोभी से अलग नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या संघ भी सिर्फ ये केन प्रकार ने सत्ता के ऊपर में काबिज रहना चाहता है? यदि संघ को हिंदुओं का प्रेम चाहिए और यदि उनको उनका दिल जीतना है, तो उनको अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अदरवाइज जो ये जिस तरीके का अभी संघ भी व्यवहार कर रहा है, वो क्षमा योग्य नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस बात को समझिए कि ये जो धर्म की आड़ में धंधेबाजी चल रही है और संघ जो इस चीज को नजरअंदाज कर रहा है, ये भी मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक लग रही है। आप एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात करते हो और वहीं दूसरी तरफ आप कॉरिडोर बनाने के लिए अपने गुजराती दोस्तों कॉन्ट्रैक्टरों को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो और उसके कारण जो है तमाम तरीके के हजारों गरीबों के घर तोड़े जाते हैं। ये किस तरीके के धर्म की आप बात कर रहे हैं, जहां पे आप कमजोर गरीब लोगों को एक कष्ट पहुंचा रहे हैं? उनके दुखों पे मलहम लगाने के बदले उनको और ज्यादा आप नासूर बना रहे हैं, उनके जख्मों पे और प्रहार कर रहे हैं। गरीब तो वैसे ही गरीब है, उसके घरों को तोड़ के आप कॉरिडोर बना रहे हो। किसके लिए कॉरिडोर बना रहे हो? किसने आपसे मांगा है वो कॉरिडोर? तो आप जो है धर्म के आड़ में धंधेबाजी जो कर रहे हो, ये पूरा देश देख रहा है। और धर्म के आड़ में जो धंधेबाजी हो रही है और संघ जिसको मजबूत मतलब ये कर रहा है, स्वीकृति मौन स्वीकृति दे रहा है, ये देश जो है ये देख रहा है। ये इतिहास के पन्नों में ना केवल नरेंद्र मोदी की सत्ता की लोलुपता के लिए ये युग याद रखा जाएगा, ये समय याद रखा जाएगा, बल्कि संघ ने जिस तरीके से इन चीजों को नजरअंदाज किया, जिस तरीके से धर्म के नाम पे धंधेबाजी चल रही है उसको नजरअंदाज किया, ये चीज जो है ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और मुझे एक बड़ा आश्चर्य होता है, मैं थोड़ा सा कांग्रेस और इंडिया अलायंस से भी बहुत ज्यादा जो है मैं थोड़ा सा ये हूँ मतलब क्या निराश हूँ, ऐसा मुझे कहना चाहिए। देखिए 2017 में गुजरात में कांग्रेस को बहुत अच्छे मतों से लोगों ने चुन के दिया, 77 सीट्स आई थी, एक अच्छा कांग्रेस का माहौल बना था और कांग्रेस को लगा कि नहीं भाई ये जो है ये और डेवलप होगा, बिल्ड होगा, और उन्होंने उसको जाने दिया। मुझे 2024 में यही नजर आ रहा है, ये इन्होंने अपनी पास्ट गलतियों से जो है ऐसा लग नहीं रहा कि कोई लेसन सीखा है। अभी कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी तरीके से इस हाइपोथेसिस पे वर्क कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये कोएलिशन गवर्नमेंट चला नहीं पाए। परंतु देखिए एक एक आप एक खूबसूरती ये होती है कि आपको अपने प्रतिद्वंदी के कैरेक्टर्स के बारे में अंदाजा होना चाहिए। ये वो नरेंद्र मोदी है जो 2001 तक जिसको कोई नहीं जानता था। इन्होंने गुजरात में कैसे सर्वाइवल किया ये इनको पता नहीं है, या पता भी होगा, इन लोग को अवश्य पता होगा। ये नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिनके पास में जब पावर रहता है तो वो बहुत भयानक आतताई बन जाता है, परंतु जब उनके हाथ में पावर नहीं रहता तो वो बहुत बड़े चापलूस बन जाते हैं। इन्होंने अभी तक आतताई वाला जो फेस है वो देखा है 2001 से, इन्होंने अभी तक चापलूसी वाला फेस नहीं देखा है। यही वो नरेंद्र मोदी है जो केशु भाई पटेल की चापलूसी करके आगे बढ़े। यही वो नरेंद्र मोदी है जो लाल कृष्ण आडवाणी की चापलूसी करके आगे बढ़े। यही वो नरेंद्र मोदी है जो शंकर सिंह वाघेला के सामने हाथ जोड़कर आगे चलते रहे। तो आप इस बात को समझिए कि बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की ये चापलूसी वाली प्रवृत्ति को किया है। आर्ट ऑफ वॉर ये बोलता है कि यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर अपोनेंट, इनफैक्ट यू शुड ऑलवेज ओवर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर अपोनेंट, यानी अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी आप कम करके ना आके ज्यादा करके आके। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी नायडू और नीतीश कुमार को, इनको कुछ मैसेज देना था। जी हो सकता है मैसेज दिया हो, ना पूरा होगा हो, वो लोग भी सोच रहे हैं कि अभी ज्यादा फायदा यहाँ से ले लें, एक और बात है। लेकिन एक परिवर्तन देखने को मिला, अब तक मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प पत्र, मोदी की योजनाएं, मोदी का भविष्य, अचानक वो एनडीए हो गया, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार, कहीं मोदी का सरकार नाम ही नहीं आया। तो ये बदलाव तो हो गया ना कम से कम। अब मोदी जी खुद भी बोलते थे मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, कितनी तेजी से कन्वर्ट हुआ है।
अब कोई भाजपा सरकार तक नहीं कह रहा, भाजपा का नाम भी नहीं ले रहा, मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, ये कुछ नहीं कह रहा। अब तो एनडीए 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 एनडीए। अब ये एनडीए वाली बात कब तक रख पाएंगे, वो कब तक काबू रख पाएंगे अपने आप को कि नीतीश के लोगों को मत तोड़ो, चंद्रबाबू नायडू के लोगों को मत तोड़ो? क्या स्पीकर पद ले लेंगे चंद्रबाबू नायडू, क्या लगता है? दे देंगे। आप देखिए, इस बात को समझिए, आप नरेंद्र मोदी की चापलूसी वाली शख्सियत से अभी तक आप वाकिफ नहीं है। ये इनको मैंने वही बताया कि इनकी जो दूसरा जो इनके पर्सनालिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये अभी तक आया नहीं है। अभी आप देखिए चापलूसी का कैसा दौर चलेगा। ये भले ही पूरे सभी के ऊपर में आक्रमण करे, पर आज के बाद से चंद्रबाबू नायडू इनके लिए मतलब सब कुछ हो जाएंगे, सखा, दोस्त, है ना, मित्र। मतलब आप समझ लीजिए, उनसे किसी ने, गुल्लू ने या किसी ने पूछा था ना, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, अमीश देवगन जी ने। तो वो जो है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाला जो है, वो टैगलाइन अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मिल जाएगा। मेरा ये मानना है कि जो बार्गेनिंग नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस के साथ आके कर सकते थे, वो भाजपा में रह के जो है वो शुरू में कर नहीं पाए। आगे कर लें तो पता नहीं। और जहां तक मुझे दिख रहा है, इनको जो है नरेंद्र मोदी को, इनको ये समझ में आता है कि भाई मैं 2-3 राज्य जीत गया, इनका अभी एम है हरियाणा और महाराष्ट्र को किसी भी तरीके से जीतना, जो ये सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होने वाला है। क्योंकि इनकी नजर राज्यसभा सीट पे भी, और अब इनको समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र हमारा साथ नहीं दे रहा, हरियाणा हमारा साथ नहीं दे रहा, दोनों जगह हमारी स्थिति जो है डावाडोल है। तो ये इनका पहला एम है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन को जीते, और ये उस टाइम तक तो सरकार को चलाएंगे बखूबी, उसके बाद भी चला। एक बार वो दोनों स्टेट जीत गए तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कितना लिवरेज देते मालूम नहीं। नीतीश कुमार 2025 आते ही भाजपा के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाएंगे। उसका कारण यह है कि भाई 2025 सितंबर अक्टूबर नवंबर में बिहार में इलेक्शन है। तो नीतीश कुमार को यह समझ में आ रहा है कि भाई भाजपा का बिना सहारा लिए हुए मैं इलेक्शन लड़ नहीं पाऊंगा। नीतीश कुमार को यदि निकलना है तो ये अभी का समय है, और 2-3 दिन बाकी है, निकल सकते हैं तो निकल लें इसके पहले। क्योंकि एक बार ये अंदर घुस गए तो इंडिया अलायंस को, मैं आज बता रहा हूं, सितंबर अक्टूबर 2025 जब तक स्टेट इलेक्शन नहीं होता बिहार का, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार गिरेगी। ठीक है। दूसरी चीज, नीतीश कुमार यदि हटाना है तो एक ही तरीका है कि राष्ट्रीय जनता दल को और कांग्रेस को पूरी ताकत के साथ में आज से बिहार में अपने प्रचार में लग जाना। ये बात समझना होगा इन लोगों की, देयर इज नो हॉलीडे। 1.5 साल जो है इनको पूरा खट के बिहार में काम करना होगा। नीतीश कुमार को यदि ये समझ में आया कि बिहार में उनकी स्थिति डावाडोल हो रही है, तो हो सकता है वो इस तरफ आ जाए, क्योंकि वो बिहार को कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। बिहार ही उनकी ताकत है, वही से उनको ऊर्जा मिलता है। जी संजय जी। दूसरी बात यह है, कल राहुल गांधी ने शेयर मार्केट पर हमला बोला, मुझे लग रहा था शेयर मार्केट आज लड़खड़ाएगा, लेकिन वो तो लड़खड़ाया नहीं। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों के शेयर तो बिल्कुल रॉकेट हो गए। लोगों ने लाखों करोड़ कमा लिए होंगे जिन्होंने शेयर लिया होगा चंद्रबाबू नायडू। लोग आंध्र प्रदेश से जुड़ी कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं कि पैसा आंध्र में बहुत सारा जाने वाला है। शेयर मार्केट का ये आज गिरा क्यों नहीं, कारण क्या रहा राहुल गांधी के खुलासे के बाद भी? देखिए, राहुल गांधी को सपोर्ट मीडिया कर नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। मीडिया उस चीज को जो है इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो करना चाहिए था, वो मीडिया कर नहीं रहा है। जो बातें मैंने और आपने 4 PM पे डिस्कस की, तो ये तो पूरा देखिए, ये चुनाव में 40 से 50 सीटें और कांग्रेस इसको भारतीय जनता पार्टी को कम मिलती यदि मीडिया जो है अपना काम तरीके से कर। जब भी मीडिया का इतिहास लिखा जाएगा, भारतीय मीडिया का, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन चैनल और हिंदी पट्टी में बिकने वाले हिंदी अखबार, जब भी इनका इतिहास लिखा जाएगा तो इस दौर को सबसे काला युग, काला चैप्टर माना जाएगा। क्योंकि अगर इन्होंने लोगों को सही तरीके से दिखाया रहता कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, ये कोई मौन क्रांति उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। हमने जिस तरीके से अखिलेश और राहुल गांधी के इलेक्शंस में, कैंपेनिंग में भीड़ को देखा, तो ये भीड़ कोई मौन क्रांति नहीं बोल रही थी, इसके अंडर करंट सबको समझ में आ रहे थे। आपने खुद ने अपने प्रोग्राम में कई बार बोला। तो ये ओपिनियन पोल वाले और गोदी मीडिया ने मिलके जिस तरीके से दिग्भ्रमित किया पूरे देश के लोगों को,
यदि देश के लोगों को यह समझ में आता कि भारत का सबसे बड़ा सूबा जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की हालत बुरी है, तो उसका जो असर है वो पूरे देश में फैला। पर इन्होंने वैसा किया नहीं। आप देखिए अदानी का भी जब मामला आया था तो मीडिया ने क्या वहां भूमिका निभाई? मीडिया ने कोई अदानी स्कैम के एक्सपोजे पे बहुत ज्यादा कोई कवरेज दिया नहीं। जो भी कवरेज हुआ वो हम लोग के फॉरेन जो मीडिया है, फाइनेंशियल टाइम्स और ये इन्हीं सब ने किया था। ये इंडियन मीडिया ने तो सिर्फ उसको कॉपी कट पेस्ट करके चिपकाया, कई जगहों पे नहीं चिपकाया। तो कहने का अर्थ यह है कि फाइनेंशियल क्राइम्स जो हुए हैं नरेंद्र मोदी के रिजीम में, जो भी स्कैंडल हुए हैं, उसको मीडिया ने कभी भी दिखाया नहीं है। ये भी उन्हीं में से एक स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैंने कल आपको बताया था कि किस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन, मैंने आज थोड़े नंबर भी डिग आउट किया, आपको मैं बताता हूं। 4 जून को जो ट्रेडिंग हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वो मालूम है संजय जी कितना हुआ है? अंदाजा लगाइए आप। एफएनओ सेगमेंट में पूरे भारत के स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप था 405 लाख करोड़ के आसपास में वो। और उस दिन जो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेडिंग हुई है वो ये 418 लाख करोड़, जो नोशनल वैल्यू है एफएनओ का, 418 लाख करोड़ का उस दिन ये हुआ है। खरीद बिक्री हुई है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, डेरिवेटिव्स में। अब इसमें ये बात जाहिर है कि ये एम्बेडेड लेवरेज बहुत हाई रहता है, यानी ये नोशनल वैल्यू, यानी आप एम्बेडेड लेवरेज बहुत ज्यादा होने का अर्थ क्या हुआ कि आप 2000 रुपए देके भी 10 लाख का माल खरीद सकते हो ऑप्शन के द्वारा। तो कहीं आपने पढ़ा है, सुना है कि 2000 रुपए पे करो और 10 लाख का माल खरीद लो? ये तो कहीं पे भी नहीं होता है, पर यहां हमारे एफएनओ मार्केट में होता है। तो ये जो नोशनल वैल्यू था ये 418 लाख करोड़ था, आप सोचिए। तो ये सब डिग आउट करना जो है, ये कल के राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये सारे मीडिया हाउसेस को, पत्रकारों को करना चाहिए था। किसी ने भी इस चीज को नहीं किया। ठीक है, तो जब तक मुद्दे राहुल गांधी उठाएंगे, विपक्षी पार्टी के लीडर्स उठाएंगे, बट मुद्दों को मुद्दा बनाना पड़ता है। आप इस बात को समझिए कि इस देश के 2 बड़े सूबे दिल्ली और झारखंड, इसके मुख्यमंत्रियों को उठा के जेल में डाल दिया गया। और जो जगह जहां सबसे ज्यादा लोग टीवी देखते हैं, जहां सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, दिल्ली, वहां पे एक भी सीट नहीं अपोजिशन को मिली। आप इस बात को सोच सकते, जिस राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, उस राज्य के लोग यानी दिल्ली के लोग जो है इतने इनसेंसिटिव है अपने चीफ मिनिस्टर के प्रति कि उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया आम आदमी पार्टी को। मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर को आप उठा के विपक्षी दल डाल दे जेल में, आप देखो सुपड़ा साफ हो जाएगा किसी भी विपक्षी पार्टी का। यही उत्तर प्रदेश में करके आप दिखा दो, सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो दिल्ली के लोग कैसे इतने इनसेंसिटिव हो सकते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कुछ धांधली हुई है कि क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम है, परंतु ये मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव जो है इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन चैनल्स का खासतौर पे ये शहरी इलाकों में। और आप देखिए सारे शहरी इलाकों में, चाहे दिल्ली हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे आपका जम्मू की तरफ में ले लो, आप चंडीगढ़ ले लो, अहमदाबाद ले लो, जयपुर ले लो, ठीक है, ये पटना ले लो, ये सारे मेट्रोपॉलिटन, इंदौर ले लो, हर जगह पे तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। पर भारतीय जनता पार्टी को चपेट कहां पड़ी है? रूरल एरिया में, हमारे विदर्भा में जहां हजारों किसान जो है आत्महत्या करते हैं, वहां पे नितिन गडकरी को छोड़ दे और प्रकाश अंबेडकर के कारण 1-2 सीट मिल गई, नहीं तो इनका पूरा सुपड़ा साफ हो गया था भारतीय जनता पार्टी का। तो इस देश के गरीब लोगों ने, जहां गरीब जनता है, जहां अनपढ़ जनता है, जो ज्यादा टीवी नहीं देखती है, जिनके अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, उन्होंने अपने वोटों को बड़ी ही खूबसूरती से उसका इस्तेमाल किया। और वहीं दूसरी तरफ जो अर्बन पॉपुलेशन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल दें, या अदानी का इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ जाए, या इस देश के इतने सारे सांसदों को बाहर निष्कासित करके रूल्स रेगुलेशन बना दिए जा रहे हैं। 3 जुलाई से तो हमारे ऊपर भी रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे संजय जी। कल को यदि 4 PM बंद कर देंगे तो क्या मैं और आप कर पाएंगे, और क्या विपक्षी दल के लोग कर पाएंगे? तो ये मौका था इनको सबक सिखाने का, परंतु वो हो नहीं पाया। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा निराश हूं, और मैं होपफुल हूं कि शायद मैं गलत कहीं साबित हूं और अगले साल सितंबर के पहले ये सरकार गिर जाए। जी संजय। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में कुछ महीनों बाद चुनाव हैं,
उद्धव की तरफ भी चारा डाला जा रहा है, उधर उद्धव शिंदे की तरफ भी चारा डाल रहे हैं। किसका चारा कौन चुगेगा? देखिए, ये चीज मैंने आज एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट को बताया, यहाँ पे उनका फोन आया था कि आपका क्या मत है, क्या विश्वास है। मैंने उनको यही कहा था कि एक हाइपोथेटिकल मैं सिचुएशन आपको बोल रहा हूँ कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी एक कमरे में बुला के उद्धव ठाकरे और शिंदे को बैठा देते और शिंदे साहब उद्धव ठाकरे से माफी मांग लेते, रो लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, जो भी कर लेते, और वो बोलते हैं कि साहब अब हम मर्ज कर लेते हैं। तो उद्धव ठाकरे के पास में क्या एक्सक्यूज रहेगा कि वो बोले ठीक है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सामने वाला आदमी रो रहा है, माफी मांग रहा है, देश का प्रधानमंत्री बैठा के दो लोगों के बीच में सुलह करा रहा है, तो फिर मतलब बहुत कम लोग होंगे जो शायद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बोलेंगे नहीं 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 मेरे को कोई वो नहीं करना है। उद्धव वो प्रेशर बियर कर पाएंगे क्या, मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इंडिया अलायंस ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। मुझे पूरा 2017 का गुजरात इलेक्शन का टाइम याद आ, हार्दिक पटेल वटेल सब बाद में चले गए ना, अर्जुन मोडवाडिया आप देखिए जितने भी वहां लीडर थे। तो मैं वही कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस के अंदर वो किलिंग इंस्टिंक्ट जो होना चाहिए था वो शायद कहीं मिसिंग था। इनको जैसी, देखिए किलिंग इंस्टिंक्ट क्या होता है, इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है और मोदी ने वहां पे इतनी बड़ी जो है जेपी नड्डा वड्डा को बुला के एक करवा लिया और वहां पे मोदी जी को हीरो बना दिया गया, जबकि मोदी जी को 350 पार बोल रहे थे, भाई साहब 250 पार नहीं हो पाए, मैंडेट ही नहीं मिला इनके पास नंबर था, मैंडेट नहीं था। तो ये चीज कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आई है, इंडिया गठबंधन को क्यों नहीं समझ में आई। इनको जो भी बैठ के नायडू जी और नीतीश कुमार के साथ बात करके जो है जो भी उनको चाहिए था थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके दे देना चाहिए था। हाँ, क्योंकि अब ये अगले 5 साल बाद या 1.5 साल बाद ये मौका आएगा, नोबडी नोज। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी सारी बढ़िया बढ़िया बातें बताने के लिए आभार। ये थे राजीव रंजन जी और ये बता रहे थे कि देश की राजनीति का हाल, महाराष्ट्र की राजनीति का हाल। मुझे यकीन है आपको बातचीत पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।